हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्ट्रकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अध्याय बैच में जीओसी और आइसोमेरिज्म के लेक्चर 1 के बारे में, द मोस्ट अवेटेड थिंग, जिसके बारे में सब लोगों को इंतजार था। जैसे केमिकल बॉन्डिंग शुरू हुई है, केमिकल बॉन्डिंग पूरी केमिस्ट्री की बैकबोन है, वैसे ही जीओसी और आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। तो जीओसी और आइसोमेरिज्म को केमिकल बॉन्डिंग से मिला के साथ साथ पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने ऑर्गेनिक पहले शुरू कर दिया, सॉलिड स्टेट को रोक दिया। सॉलिड स्टेट अभी बोर्ड्स के में भी नहीं है और सॉलिड स्टेट छोटा चैप्टर है, उसे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो जीओसी और आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए भाई देखो, लेक्चर्स की लेंथ से ज़्यादा कंटेंट पे फोकस करना है। कितनी देर का लेक्चर है इससे ज़्यादा मैटर नहीं करना है कितने लेक्चर आए, पूरा कंटेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है इसके बारे में बात करनी है। और अगर जीओसी और आइसोमेरिज्म आ गई तो तुम्हें पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में आगे जो चलने वाली है अब लगातार, उसमें तुम्हें मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोगों ने अगस्त का टारगेट दिया था, उससे पहले शुरू कर रहा हूँ, एक हफ्ते पहले। तो ठीक है, चलो ठीक है, एक हफ्ते मतलब 1-2 दिन पहले ही शुरू कर दिए ऑर्गेनिक। तो हम लोग जीओसी और आइसोमेरिज्म को करेंगे धीरे धीरे, और शीट्स के क्वेश्चन भी टॉपिक वाइज लगाते जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और तुम्हारे जो ड्रॉपर हैं, जो पास वाले हैं, उनके मिसकंसेप्शन जो हैं उन्हें हम ब्रेक करते हुए चलेंगे। और 11th वालों को भी जीओसी आइसोमेरिज्म देख लेनी चाहिए। पैरेलल कोचिंग में भी स्टेट्स ऑफ मैटर या अभी तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स या कुछ भी चल रहा हो, वो इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे 11th में जब केमिस्ट्री में बॉन्डिंग खत्म होगी तब स्टेट शुरू करेंगे, और जीओसी आइसोमेरिज्म अपना साथ साथ चलता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 12th और 12th पास वालों के लिए आप ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और ध्यान से पढ़ाई करना शुरू करें, ठीक है। तुम्हारे मिसकंसेप्शन खासकर ड्रॉपर और 12th वालों के, जिन्होंने गलत सीख रखा है, उन्हें भी सही करते हुए चलेंगे। बताते जाना भाई कमेंट करके कि कहाँ कहाँ गलत बताता। तो जीओसी आइसोमेरिज्म शुरू करने से पहले हम लोग फिर से नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे और प्रॉब्लम शीट कहाँ से मिलेगी। नोट्स हमें और प्रॉब्लम शीट हमें मिलेगी dextercam.in से, जहाँ पे अध्याय बैच में जाके लेक्चर नंबर पर क्लिक करके और प्रॉब्लम शीट को हम डाउनलोड कर लेंगे, या फिर हमने डायरेक्टली लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके इसे कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ चीज़ें मैं लिखूंगा लगातार और कुछ चीज़ें मैं लिख के रखूंगा पहले से ही, जिससे कि थोड़ी सी स्पीड भी बनी रहे हम लोगों के लेक्चर की और फ्लो भी अच्छा रहे। तो अब शुरुआत करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो लिख लेता हूँ मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले बात ये समझनी है कि ऑर्गेनिक पढ़ने का तरीका क्या होता है। कई लोगों को ऑर्गेनिक गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, इसलिए ज़्यादा तंग रहता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहले रिएक्शंस को कराते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी केमिस्ट्री में हम पहले रिएक्शन को कराते हैं। हमने A+B बनाया और कुछ C+D बन के आ गया, ये हमें पहले से पता है। जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे क्या है, ये टूल हैं जो बताते हैं कि रिएक्शन कहाँ पे गई है तो क्यों गई है। पहले रिएक्शन हो चुकी है, उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगना शुरू होती है, रिएक्शन करने से पहले नहीं। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं कि बहुत सारी रिएक्शन इंडक्शन से चलते हैं, कि बहुत सारी रिएक्शन में अगर सेम काम हो रहा है, तो नई रिएक्शन जो आईआईटी के पेपर में आएगी, मेंस और एडवांस में या फिर नीट में आएगी, उसे हम कैसे डिड्यूस करेंगे, ठीक है। समझ के बात को। तो पहले रिएक्शन हो चुकी है, रिएक्शन हमें करनी नहीं है, कुछ हम नया नहीं बनाने जा रहे हैं, कुछ जादू नहीं करेंगे। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा प्रोडक्ट की तरफ जाने वाले कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ पढ़ेंगे। अगर हमने ये सोचा कि इसके अलावा कुछ हो सकता है, तो भाई बहुत कुछ हो सकता है, केमिस्ट्री है, कुछ भी लिख दो मॉलिक्यूल, पेपर छोड़ के तो थप्पड़ मारेगा नहीं तुम्हें। तो एब्सर्ड नहीं सोचना है, सबसे बड़ी बात यही है। और ये मैं सिखाऊंगा कि तुम एब्सर्ड नहीं सोचोगे कैसे, ठीक है। और कोई भी जुगाड़ लगाने से पहले एक बार एडवांस के पेपर को माइंड कर लेना कि एडवांस में जुगाड़ काम नहीं आती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल धीमे से पढ़ो, अभी समय है। मैं अगले 2-2.5 महीने में तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक बढ़िया से सिखा दूंगा, बिल्कुल मेरा प्रॉमिस है तुम्हें, ठीक। तुम पूरा रिलाई कर सकते हो कंटेंट पे, और तुम कहीं के भी सवाल लगा सकते हो, इसके बाद कोई सी बुक लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले लेक्चर नोट्स को, बिल्कुल लेक्चर को साथ साथ लिखना। कॉपी, एक फ्रेश कॉपी बनाओ, मोटी सी तगड़ी सी, क्योंकि ऑर्गेनिक लगभग तुम्हारी 500-600 पेज की कॉपी खत्म कर देगी, ठीक है। तो मोटी तगड़ी कॉपी बना लो, उसमें थ्योरी मेरी जो लिखा रहा हूँ इसे ध्यान से लिखो जरूर। अगर इसी को नहीं लिखोगे तो फिर तुम साथ में पढ़ नहीं पाओगे, और 1.5x पे या 2x पे देखोगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। साथ साथ चलो 1x पे पूरा देखो वीडियो, तभी समझ में आएगी बात। और तुमने ज़्यादा स्किप कर दिया तो कोई बात, मैं बीच में बोलूँगा और लिखूँगा नहीं, और वो कहीं स्किप हो गई तो फिर दिक्कत होगी, ठीक।
तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करते हैं कैसे कि हमें क्या पता है कि हमें पता है कि रिएक्टेंट होता है, एक रिएजेंट होता है। रिएक्टेंट अलग चीज है, रिएजेंट अलग चीज है, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिएक्टेंट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब रिएक्टेंट और रिएजेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में एक काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं कि इंटरमीडिएट्स बन जाए। इंटरमीडिएट्स बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। फास्ट रिएक्शंस में इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं और स्लो रिएक्शंस में इंटरमीडिएट बनते हैं। काइनेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग रेट के बारे में बात कर सकते हैं। रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों ही हम लोग बाजार से खरीद के लाए थे। तो ये हमारी कैसी चीज़ें हमें नेक्ड आई से दिख रही हैं, तो ये कैसी चीज़ें हैं, ये स्टेबल है। और प्रोडक्ट भी हमें, फाइनल प्रोडक्ट भी दिख रहा है, तो ये भी हमारा कैसी चीज़ है, ये भी हमारी स्टेबल चीज़ है। ठीक। जो इंटरमीडिएट है हमारा, जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है, क्योंकि वहाँ पे हम नेक्ड आई से उसे नहीं देख सकते। वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट, फील इट विद नेक्ड आइज। हमें उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे NMR, IR, UV, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा और मास स्पेक्ट्रा, कुछ भी। ठीक है, ये इनके स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हमें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ठीक। हमें करना क्या है कि हमें रिएक्टेंट पता थे, रिएजेंट पता थे और प्रोडक्ट पता थे। हमें इंटरमीडिएट्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करना है। हमें क्या करना है, चेक इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करना है। इंटरमीडिएट्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो एक बात बताओ यार कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो स्टेबल हैं, तो इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट में परसेंटेज यील्ड बढ़िया आएगी या अच्छा बनेगा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज, या फिर इंटरमीडिएट अनस्टेबल होगा तो अच्छा बनेगा। कमेंट करके बताना जरा फटाफट कि क्या होगा। तो अनस्टेबल चाहिए इंटरमीडिएट या स्टेबल चाहिए, इसके बारे में कमेंट करके यहीं पे वीडियो को पॉज करो और बताओ भाई, है ना। तो तुम पाओगे कि तुमने आंसर जो किया है वो काफ़ी लोगों ने स्टेबल किया हो और काफ़ी लोगों ने अनस्टेबल किया हो, क्योंकि रिकॉर्डेड है यार, मैं लाइव तो देख नहीं सकता ना तुम कि तुम क्या आंसर कर रहे हो। लाइव जाने के लिए हम लोगों के सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। ठीक। तो इंटरमीडिएट जो है वो हमें ऐसा लगता है कि अनस्टेबल हो तो प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बनेगा। मान लो कि ये रिएक्शन तुम्हारी लाइफ है, ये रिएक्शन तुम्हारी लाइफ है, ये रिएक्टेंट और एजेंट तुम्हारी 11 तक की पढ़ाई है। रिएक्टेंट और एजेंट क्या है, 11 तक की पढ़ाई है। 12th को हम लोग इंटरमीडिएट भी कहते हैं +2 इंटरमीडिएट, कुछ भी कह सकते हैं, तो इंटरमीडिएट है। और प्रोडक्ट है तुम्हारा किसी अच्छे कॉलेज में लैंड करना। अगर +2 में तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हुई, तुम स्टेबल रहे, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, तो तुम्हारा इंजीनियरिंग कॉलेज तुम्हें मनचाहा मिल जाएगा या MBBS मनचाहा मिल जाएगा। लेकिन अगर इंटरमीडिएट में ही तुम अनस्टेबल हो गए तो गड़बड़ा जाएगा मामला, नहीं मिलेगा। या मान लो तुम ऐसा कह लो कि ये तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, तो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे जाना, और इंटरमीडिएट क्या है, स्टेप्स हैं। स्टेप्स जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट है। अब अगर स्टेप्स पे तुम स्टेबल है तो सुरक्षित पहुंचोगे ग्राउंड फ्लोर तक। अगर अनस्टेबल हो गए तो ग्राउंड फ्लोर तक जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन स्टेबल तो नहीं पहुंचोगे ना, टूट फूट के पहुंच जाओगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इंटरमीडिएट कैसा चाहिए, रिलेटिवली स्टेबल चाहिए। तो हम उनकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। बेटर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, बेटर विल बी द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, हम ये कह सकते हैं, सिंपल बात, आसानी से। ठीक। तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हमें ज़्यादा चाहिए। अब एक एक शब्द पे जरा सा चर्चा करते हैं कि भाई क्या क्या होते हैं शब्द। जैसे अगर हम पहले शब्द हेडिंग डाल लें रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट वो स्पीशी है जिस पे रिएजेंट अटैक करता है। ठीक। काफ़ी लोगों ने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं होगा कि इसकी डेफिनेशन भी लिखें। तो लिखो द स्पीशीज that is being attacked by the reagent। तो reagent क्या है? reagent क्या है? reagent जो है वो अटैकिंग स्पीशी है।
ये क्या है? अटैकिंग स्पीशीज है। रिएजेंट क्या है? अटैकिंग स्पीशीज। फिर इसके बाद आती प्रोडक्ट। क्या है हमारा? प्रोडक्ट इज द आउटकम ऑफ द रिएक्शन। इट इज द आउटकम ऑफ द रिएक्शन। और 5 अगस्त से हम लोगों की PYQ सीरीज भी शुरू हो रही है, स्टार्टिंग विद मोल कॉन्सेप्ट एंड देन एक चैप्टर 11th का और एक चैप्टर 12th का। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ाएंगे PYQ सीरीज को, तो उसे भी करते रहेंगे, ठीक है। तो अब मोस्टली तुम्हें ऐसा फील होगा कि हफ्ते में 5 वीडियो तक आएंगे, तो तुम्हें ज़्यादा देखना पड़ेगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन PYQs भी आने वाले हैं, बिल्कुल टाइटन योर बेल्ट्स, ठीक, तैयार रहो और PYQs ला के रखो। बिल्कुल तुम्हें अटेम्प्ट शीट भी दूंगा, सोल्यूशन शीट भी दूंगा और तुम्हें डिस्कशन भी करके दूंगा, पूरा सेल्फ अटेम्प्ट शीट भी दूंगा कि अपने आप अटेम्प्ट करके तुम जिससे पहले से रखो और उसके बाद फिर डिस्कशन को देखोगे तो फ़ायदा मिलेगा, ठीक। एक एक करके ईयर वाइज ईयर करेंगे। तो पहले हम लोग 2021 से शुरू कर रहे हैं, 2021 करेंगे, फिर 2022 पे आएंगे, फिर 2023 पे आएंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है कि हमें प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और रिएजेंट पता लग गया, ठीक है। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट्स फास्ट रिएक्शन में डिटेक्टेबल नहीं होते हैं, तो मैंने ट्रांजिशन स्टेट्स की तरह कहते हैं कि वो बना ही नहीं होगा, बहुत तेज चली गई, जैसे तुम फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे कूद गए तो कोई इंटरमीडिएट नहीं है, कोई सीढ़ी आई नहीं। या फिर इंटरमीडिएट बनेंगे तो स्लो स्टेप, मतलब स्लो रिएक्शन में बनेंगे, फास्ट रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं बनते हैं, ठीक। तो अगली बात करते हैं, ये ज़्यादातर लोग गलत समझते हैं, हाउ टू रीड एंड राइट केमिकल इक्वेशन। एन ऑर्गेनिक रिएक्शन। किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन को कैसे लिखते और पढ़ते हैं? कैसे लिखते पढ़ते हैं? मान लेते हैं कि हमें रिएक्शन करानी है, RX की रिएक्शन करानी है। स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि 11th वाले भी देख रहे होंगे, मैं मान लेता हूँ ये, और 11th वालों को बहुत एज मिलेगा, इससे पूरे साल मिलता रहेगा एज। जो चैप्टर तुम्हारे बच रहे हैं वो तो पैरेलल आते ही रहेंगे, ये तुम्हारे साथ साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो RX Mg के साथ रिएक्शन करके RMgX बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया? ये रिएक्टेंट हो गया, ये रिएजेंट हो गया, ये हमारा जो लिखा हुआ है ईथर, ये क्या है बता सकते हो? ये है सॉल्वेंट। और RMgX हमारा प्रोडक्ट है, ठीक। इसी रिएक्शन को अगर हमें लिखना हो कि RMgX की रिएक्शन हम किससे कराना चाहें, RMgX की रिएक्शन हम कराना चाहें H3O प्लस से, तो इससे RH और MgX और OH बन जाएंगे, ठीक। अब इस रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को अगर हम एक साथ लिखना चाहें तो क्या कैसे लिखेंगे? इन दोनों रिएक्शंस को हम एक साथ लिखना चाहते हैं एक बार में। देखो रिएक्शन पढ़ना आ गई तो आधी समस्या पहले ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें केमिकली रिएक्शन को पढ़ना आना चाहिए, ठीक। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे? अगर हमें दोनों को एक साथ लिखना हो तो हमने लिखा RX, यहाँ पे लिखा Mg ईथर और नंबर 2 लिखा H3O प्लस। तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखेंगे RH प्लस MgX और OH, ठीक। अब ये 1 और 2 लिखे हुए हैं। 1 और 2 क्या है? 2 तरीके हैं, मतलब 2 रिएक्शंस हैं जो एक के बाद एक हो रही हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले Mg हो रहा फिर पानी आ रहा, फिर Mg हो रहा फिर पानी आ रहा। पहले ऊपर वाली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, फिर नीचे वाली आएगी। ऑब्लिक में जो लिखा हुआ है ये हमारा सॉल्वेंट होता है इन जनरल, और जो इधर लिखा होता है ये रिएजेंट होता है, ठीक है। तो पहले ऊपर वाली रिएक्शन होगी, ये ध्यान रखना। पहले ऊपर वाली रिएक्शन होने की नंबर 1 यानी RMgX बना होगा, उसके बाद पानी पड़ा होगा। एक एक करके नहीं हो रहा कि एक मॉलिक्यूल ने RMgX बना लिया, फिर एक मॉलिक्यूल ने वाटर से रिएक्ट कर लिया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल ना। पहले सारा RX कन्वर्ट होगा किसमें? RMgX पे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी स्टोइशियोमेट्री लग के होगा, और उसके बाद ही पानी से रिएक्शन होगी।
इतनी बात समझ में आ रही मेरी आसानी से? आ ही रही होगी यार, ये तो बहुत आसान बात कर रहा हूँ, बहुत स्लो बता रहा हूँ। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। कि सॉल्वेंट क्या करता है। सॉल्वेंट क्या करता है, अगर सॉल्वेंट के बारे में बात करी जाए तो सॉल्वेंट वो है जो रिएक्टेंट और रिएजेंट मॉलिक्यूल को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं रिएक्शन करने के लिए। भाई रिएक्टेंट और रिएजेंट को एक कॉमन जगह तो चाहिए जहाँ पे बैठ के बातचीत कर सकें, तो वो काम कौन करता है? वो सॉल्वेंट करता है। सॉल्वेंट एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे रिएक्शन हो सके, जहाँ पे रिएक्टेंट और रिएक्टिंग रिएजेंट आपस में रिएक्ट कर सकें। और इन जनरल सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन जब करता है तो ऐसी रिएक्शन को सॉल्वोलिसिस कहते हैं। तो इस बारे में इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, जो भी बोला बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ। एक तो मैं लिखो, द सॉल्वेंट इज द स्पीशीज विच इज प्रेजेंट। अच्छा, जब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है तो कैसे होगी? एक्सेस में प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट इन एक्सेस, एंड इट्स फंक्शन is to provide a platform for the reagent and reactant molecules to perform a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए सॉल्वेंट क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और इन जनरल एक्सेस में है। ठीक, अब इन जनरल सॉल्वेंट कैसा होता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इन जनरल सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन जब सॉल्वेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है तो हम उसे कहते हैं सॉल्वोलिसिस हो रही। क्या हो रही है? सॉल्वोलिसिस हो रही है। तो लिख देते हैं इस बात को भी, इन जनरल सॉल्वेंट डू नॉट टेक पार्ट in a chemical reaction but they take part in reaction but when they take part लिख देते हैं, but when they लिख देते हैं, एक शब्द छूट गया, इसे उठा के कर लेते हैं आगे। बट लैंग्वेज यार थोड़ी सी वैसी है ना, इंग्लिश है। when they take part in the reaction, the reaction is known as सॉल्वोलिसिस। रिएक्शन को क्या कहते हैं? सॉल्वोलिसिस कहते हैं। ठीक, द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द सॉल्वोलिसिस इज, the best example of solvolysis is हाइड्रोलिसिस। क्या है? हाइड्रोलिसिस है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोलिसिस है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हाइड्रोलिसिस में मतलब जैसे अगर तुमने रिएक्शन को याद हो कि अगर RX हम 3 डिग्री एल्काइल ले लें और इसकी हम रिएक्शन वाटर से करा दें तो इससे ROH बन जाता है और HX बन जाता है। ठीक, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। ये इसमें क्या है? वाटर इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट एज वेल एज अ रिएजेंट। वाटर एक सॉल्वेंट और रिएजेंट दोनों की तरह से फंक्शन कर रहा है। ठीक, अब बात करते हैं कि रिएक्शन को लिखना पढ़ना सीख गए। सॉल्वेंट क्या होता है ये सीख गए हम लोग। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, ये हम समझ गए। अब टाइप्स ऑफ एरोज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये जरूर बात समझने की है क्योंकि इन जनरल लोगों को ये पता ही नहीं होता। नोइंगली अनोइंगली लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है,
बच्चे लोग गलत कर रहे हैं, टीचर्स गलत कर रहे हैं, सब गलत कर रहे हैं, तो लेकिन हम लोग इस बात को सही से सीखेंगे। तो इन डाल लेते हैं, टाइप्स ऑफ एरोज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक अलग अलग है, इन और ऑर्गेनिक अलग अलग है, ठीक है। इन जनरल केमिस्ट्री में ही एरो कह सकते हैं, ऑर्गेनिक लिख रहे हैं इसलिए ऑर्गेनिक। ये एरो क्या बता रहा है, रिएक्शन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या बताता है, रिएक्शन इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक। ये एरो क्या बता रहा है, कई लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, नहीं इक्विलिब्रियम नहीं है भैया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक। ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो बता रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को। क्या बता रहा है, रेजोनेटिंग। अभी देखो यार, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रैश कोर्स टाइप से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो सीखने की ज़रूरत है, ज़िंदगी भर काम आएगी, ठीक है ना। तुम इंजीनियर बन जाओ उसके बाद भी काम आएगी, हो सकता है तुम भी पढ़ाने निकल पड़ो मेरी तरह इंजीनियर बन के, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करती है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, ए से बी, ट्रांसफर ऑफ, ये बात ध्यान रखना, ये एरो बहुत जरूरी है, ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए टू बी। 11th वाले चाहे तो अभी इसे देख लें, चाहे ना देखें, बाद में देख सकते हैं, लेकिन अपना उनका 11th का केमिकल बॉन्डिंग तो पैरेलल चल ही रहा है ना। ये पास वालों के लिए और 12th वालों के लिए। अगर हम ए से बी तक एक एरो किसी ने देखा लगा हुआ कभी, सिंगल हेडेड एरो देखा, कमेंट करके बताना जरा। ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी, ठीक। अब गलती क्या करते हैं लोग, जैसे रिएक्शन कराते हैं एल्कीन की H प्लस पे, तो ये दिखाते हैं H प्लस पे टाइप करा दिया। ये क्या है, ये गलत लिखा हुआ, सरासर गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है, क्योंकि H प्लस से जब एरो लगा दिया तो इसका एरो का मतलब क्या है, एरो का मतलब भेजना थोड़ा ही है। एरो का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ जा रहे हैं, एल्कीन पे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, H प्लस नहीं एल्कीन पे। ये गलत तरीका है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, ये गलत वे है। अगर इसे सही तरीके से रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, ये होगा तरीका, ये सही तरीका। और ये जनरली लोग गलत करते आए हैं और करते रहते हैं, नोइंगली अनोइंगली गलत कर रहे हैं, उससे रिएक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमारी कम हो जाती है। हमें ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक पढ़ने से तुम्हें सोते जागते सवाल लगेंगे, ढंग से रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी, पेपर वाले दिन की तुम बैठ के ऑर्गेनिक रिवाइज करनी पड़ेगी। अगर रिवाइज करनी पड़ी ना तो तुमने पढ़ी ना मैंने पढ़ाई, फिर कोई बेकारी चली गया सब, ठीक। अब एक ये एरो होता है जिसे मैंने बॉन्डिंग में भी बताया था, क्या होता है बताओ कमेंट करके फटाफट। ये क्या है, ये वेज है। वेज का मतलब क्या होता है, कमिंग टूवर्ड्स द व्यूअर, कमिंग टूवर्ड्स द व्यूअर। और डैश का मतलब क्या होता है, डैश का मतलब है गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर। प्लेन के अंदर जा रहा है या प्लेन के बाहर आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं कमिंग आउट ऑफ प्लेन, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे लिख सकते हैं कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, और ये गोइंग inside the plane of
पेपर। ठीक है, तो ये सिंपल बात है। अब बात आती है बॉन्ड क्लीवेज की, तो यहीं डाल लेते हैं बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज को बॉन्ड फिशन भी कहते हैं और बॉन्ड फिशन। बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फिशन यानी बॉन्ड को, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को हमें तोड़ना है। जब हम किसी कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं तो दो तरीके से तोड़ सकते हैं, या तो हम इवन डिस्ट्रीब्यूशन से तोड़ दें या फिर हेट्रोलिटिक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करें, या तो मतलब बराबर भागों में बांट दें, या फिर अलग अलग मतलब एक को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दें, एक को कम इलेक्ट्रॉन दे दें। तो जो बराबर क्लीवेज होती है तो उसे हम कहते हैं, नंबर 1 डाल लेते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या है? क्लीवेज मतलब तोड़ना, है ना। तो ए और ए टाइप का कोई एटम है, अगर इसे एच न्यू, ये क्या लिखा हुआ है, सनलाइट, ये क्या लिखा हुआ है, सनलाइट एच न्यू, या फिर हीट करा जाए, सनलाइट या फिर हीट किया जाए, तो कोवेलेंट बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे। अब देखो एरो कैसा बनाया मैंने, सिंगल हेडेड एरो बनाया। होमोलिटिक क्लीवेज में सिंगल हेड एरो बनेगा और इससे बन जाएंगे क्या, ए रेडिकल प्लस ए रेडिकल। तो ये क्या बन गए, यहाँ पे फ्री रेडिकल्स बन गए। क्या बन गए, फ्री रेडिकल्स बन गए। नंबर 2 होती है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, अब जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी तो 2 हेट्रो आइटम्स होंगे। ऑब्वियस बात है कि हेट्रोलाइटिक करें तो हेट्रो आइटम्स होने चाहिए, तो हेट्रो आइटम्स ले लिया हमने ए और बी और इन्हें ब्रेक किया। अब हमने ब्रेक किया तो क्या किया कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे वो उठा के बी को दे दिए, और क्योंकि बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से। ऐसा क्यों बोला मैंने, ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो सकता था? हो सकता था या नहीं हो सकता था, ये बताओ। अरे कुछ भी हो सकता था, या कि बी को इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, बताओ। बी को ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं। ये IUPAC कन्वेंशन है कि जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स दिखते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड ऑलवेज बी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। कितने लोगों को पता था? तुमने अननोइंगली लिखते रहे हो HCl हमेशा, NaCl। तो जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल लिखते हैं, हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल लिखते हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को राइट साइड में लिखते हैं और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो इसलिए मैंने कैटायन इसे बनाया और इसे बना दिया एनायन। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी सबको अभी तक, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आई होगी कि जब भी डायटोमिक मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग राइट साइड में लिख रहे हैं। इतनी सिंपल सी बात है। और इसमें देखो हमने डबल हेडेड एरो बनाया, ध्यान से देखना ये कैसा एरो है, डबल हेडेड एरो, यानी कि ट्रांसफर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स है। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक बी का एक अपना तो इलेक्ट्रॉन पहले से था जो कोवेलेंट बॉन्ड में है, तो एक और आया, इसलिए बी पे नेगेटिव चार्ज आया और ए ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूट रहे हैं तो बेसिकली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड्स में। बात समझ में आ रही है कि जब बॉन्ड टूट रहे हैं या तो होमोलिटिकली टूट रहे हैं या हेट्रोलिटिकली टूट रहे हैं, और दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग डिस्प्लेस्ड इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो अगली हेडिंग जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अब ए और बी अगर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है तो ए और बी के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मान लिया तो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड होगा। तो होना क्या चाहिए कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कहाँ होने चाहिए, सेंटर पे होने चाहिए, लेकिन सेंटर पे नहीं है। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से किसी एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं।
किसी एक तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, और इस शिफ्टिंग को ही पढ़ने के लिए हमें अलग अलग तरह से पढ़ना है कि किस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं। मान लो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया जा सकता है। तो उनमें से 4 तरीके हैं जो हमें पढ़ने हैं मेनली, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री में 4 तरीके हैं जिनसे हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कैसे होता है इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। बात मेरी समझ में आ रही होगी कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर रहे हैं। उनके 4 तरीके हैं कैसे कैसे कर सकते हैं, इन चारों को हम लोग एक करके पढ़ेंगे। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। पहला क्या है? पहला है इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? आई इफेक्ट कहते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट को आर इफेक्ट या फिर एम इफेक्ट कहते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं एच इफेक्ट, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को ई इफेक्ट कहते हैं, लेकिन उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हुआ क्या कि भाई जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होने लगे, मेरी बात ध्यान सुनना भाई, अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो है नहीं कि मैं कुछ जादू कर दूंगा। अब तो मेरी बात जितना ध्यान से सुनोगे उतना ही फायदे में रहोगे। कि इंटरमीडिएट जो अब क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो गए कोवेलेंट बॉन्ड में, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक तरफ चले गए होंगे, या तो बी की तरफ चले गए होंगे या ए की तरफ चले गए होंगे। तो जब बॉन्ड टूटा होगा क्लीवेज होके, तो उससे कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बने होंगे जो न्यूट्रल नहीं होंगे, मतलब न्यूट्रल होंगे मतलब उनका ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ या न्यूट्रल नहीं होंगे। तो टोटल जो इंटरमीडिएट हमें पढ़ने हैं केमिस्ट्री में वो 5 पढ़ने हैं, नाइट्रीन वगैरह नहीं पढ़ेंगे। तो पहला इंटरमीडिएट है कार्बोकैटायन, जिसे CH3+ लिखा है। सिंपल एग्जाम्पल ले लिया है कि एग्जाम्पल क्या है कार्बोकैटायन का, जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज हो उसे हम कार्बोकैटायन कहते हैं। जिसमें कार्बन पे प्लस चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। जिसमें कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो उसे हम कहते हैं कार्ब एनाइन। जिसमें कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो उसे हम क्या कहते हैं? कार्ब एनाइन। जिसमें कार्बन पे रेडिकल है उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। फिर एक बनता है कार्बीन, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, और एक बेंजाइन, ये जरूरी है, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स इन्हें पढ़ना जरूरी है। फिर नाइट्रीन और फॉस्फीन हमारे सिलेबस में नहीं है, उन्हें भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन अननेसेसरी पढ़ने से टाइम बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं। जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ लो, बहुत है। ये बात तो तुम समझ ही रहे होगे कि जितना सिलेबस में उतना पढ़ लो, यही बहुत जानकारी इकट्ठी करने के लिए है, ठीक। तो एक आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं क्या कि इंटरमीडिएट कैसे बने होंगे, ठीक। तो हमें टोटल कितने इफेक्ट पढ़ने हैं? 4 इफेक्ट पढ़ने हैं और इंटरमीडिएट्स देखने हैं हमें, ठीक। सबसे पहले इफेक्ट डाल लेते हैं, कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट डाल लेते हैं हेडिंग। क्या डाल लेते हैं हेडिंग? इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट को ही हम लोग आई इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को ही हम लोग आई इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव कम्स फ्रॉम द टर्म इंडक्शन। इंडक्टिव कम्स फ्रॉम द टर्म इंडक्शन। इंडक्शन से आया है इंडक्टिव, ठीक। तो इंडक्शन कैसे होता है? देखो, हम सब लोग इंड्यूस्ड लोग हैं, है कि नहीं? बताओ भाई। अच्छा, हम सब लोग इंड्यूस्ड हैं या नहीं है? पहले तो यही बता दो। हम लोग अपने जैसे नहीं रहना चाहते, हम कुछ और बनना चाहते हैं, इसका मतलब हम इंड्यूस्ड हैं। हम लोग अपने जैसे नहीं रहना चाहते, हम कुछ और बनना चाहते हैं, इसका मतलब हम सब लोग कैसे हैं? इंड्यूस्ड हैं, ठीक। तो हम लोग अगर इंड्यूस्ड लोग हैं तो हम किसी से तो इंस्पायर हो रहे होंगे, किसी से तो अफेक्ट हो रहे होंगे, किसी से तो इंड्यूस हो रहे होंगे। जैसे हम लोग चाह रहे हैं कि मान लो कि हम किसी IITian भाई को देखा और हमने सोचा कि हम IITian हो जाएं, या हमने सुंदर पिचाई को देख लिया या सत्या नडेला को देख लिया, तो हमने कहा कि भाई हम लोग क्या हो जाएं कि उनके जैसे बन जाएं, या फिर हम स्टीव जॉब्स जैसा बनना चाहते हैं, या बिल गेट्स जैसा बनना चाहते हैं, या फिर हम लोग MS धोनी बनना चाहते हैं, या फिर कुछ भी, वॉट एवर यू विश। तो वो तुम बनना चाहते हो, तुम हो नहीं, तो तुम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करोगे, उनकी तरह बिहेव करने की कोशिश करोगे, तो इंड्यूस्ड हो। और इंडक्शन तभी काम करता है जब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। इंडक्शन कब काम करता है? जब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कह लो या पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, पोटेंशियल ग्रेडियंट कह लो या पोटेंशियल
डिफरेंस कह लो। अब जैसे अगर सिंपल एग्जांपल लें कि इंडक्शन का, देखो जैसे मान लो तुम्हारे सामने लैम्बो खड़ी हो जाके, लैम्बोर्गिनी खड़ी हो, तो तुम्हें मन करेगा क्या कि येलो कलर की लैम्बोर्गिनी हो, तुम उसके सामने फ़ोटो खिंचाने के लिए कोशिश करोगे। या फिर तुम्हारे पास, तुम्हें बाइक चलाने, तुम लोग छोटे हो भी, बाइक चलाने का शौक है, तुम्हारे पास हायबुसा खड़ी हो जाके, तो तुम कहोगे लाओ एक बार बैठ के तो देख ही लेते हैं। तो इंडक्शन वो है, तो तुम्हें उसकी तरफ थोड़ा सा इंक्लाइन कर देगा, थोड़ा सा झुका देगा कि अरे यार कितनी अच्छी चीज़ है ना। और तुम बहुत सारी चीज़ों के पीछे इंक्लाइंड होते हो। लेकिन जैसे ही वो चीज़ तुम्हें मिल जाएगी, इंक्लिनेशन ख़त्म हो जाएगा, इंडक्शन ख़त्म हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट ख़त्म हो जाएगा जैसे ही वो तुम्हें मिल गई। जैसे अगर यही काम हम कार्बन में करें तो क्या है कि मान लेते हैं हमने एक कार्बन चेन ले ली और एक एलिमेंट x जोड़ लिया इसमें, कार्बन चेन ले ली और एक एलिमेंट x जोड़ लिया इसमें, ठीक। जो x जोड़ा है वो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of x is greater than कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है x। तो होगा क्या कि x क्या करेगा, अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, जो Cx के बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींचेगा तो खुद निगेटिव चार्ज बियर कर लेगा और इस पे बना देगा पॉजिटिव चार्ज। ये हम लोग डाइपोल मोमेंट में पढ़ चुके हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस पर निगेटिव चार्ज लगा देते हैं और पड़ोस वाले कार्बन पे क्या लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो x ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, ठीक। कार्बन ने इलेक्ट्रॉन, कार्बन से खींच गया इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उसके बारे में सोचो। कार्बन के ऊपर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया उसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, भाई किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ी तो उसने पड़ोस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, पड़ोस वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींचे। लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत x जितनी ज़्यादा नहीं है, तो वो जितना खींचना चाहिए था उतना नहीं खींच पाया, कम खींच पाया। तो उस पर डबल डेल्टा प्लस आ गया, यानी कि और कम पॉजिटिव चार्ज क्षीण होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम कार्बन x से दूर चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज देखो धीरे धीरे क्या कर रहा है, कम होता जा रहा है। और चौथे कार्बन तक पहुंचते पहुंचते ये लगभग डाई आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइज आउट, खत्म हो जाएगा। 4 डेल्टा प्लस आने से कोई सेंस नहीं बनता। यानी ये बिल्कुल लाइन में लगने वाले आने वाले धक्के की तरह है कि अगर किसी ने पीछे से धक्का मारा तो 3-4 लोग अपने इनर्शिया की वजह से 3-4 लोगों तक ही वो ट्रांसमिट होता है, उसके बाद पूरी लाइन को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं इंडक्शन, ये इंडक्टिव इफेक्ट है। अब एक्स ने क्या किया, एक्स ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, एक्स ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे। तो जरा तुम एक्स से पूछो जाके कि हुआ क्या भाई, तुमने क्या किया। तो एक्स क्या बताएगा कि एक्स कहेगा मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मैंने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। तो अगर एक्स कह रहा है कि एक्स ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे तो हम कहेंगे एक्स इज अप्लाइंग, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, इज अप्लाइंग माइनस आई इफेक्ट ऑन द कार्बन चेन। देखो यार ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे तुमने अब इंडक्शन की बात में बता रहा था ना कि मान लो तुम मार्केट गए, तुम्हारा बर्थडे था कल, ठीक है, किसी का ना किसी का तो होता ही है कभी ना कभी। तो तुम मार्केट गए और तुम्हें बहुत कोई शर्ट पसंद आ गई। अगर तुम्हें कोई बहुत शर्ट पसंद आ गई तो तुम क्या करोगे, उस शर्ट को जाओगे ट्राई करोगे, लेकिन महंगी थी, घर वालों ने कही अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे यार, अभी नहीं दिलवा पाएंगे तुम्हें, ठीक है। तो तुम उस शर्ट को देखोगे, पहन के देखोगे, तुम्हें लगेगा अरे यार बहुत बढ़िया लग रही है, ये मिल जाती तो मैं हीरो जैसा लगता है या हीरोइन लगती मैं इस कपड़े को पहन के। फिर तुम चले जाओगे क्योंकि घर वाले हैं, वो एक बार में तो मानते ही नहीं किसी चीज़ के लिए, सही कह रहा हूँ कि नहीं। या तुमने मान लो कपड़े छोड़ो PS4 देख लिया है ना, या PS5 देख लिया, ठीक है, प्ले स्टेशन कह रहा हूँ PS का मतलब पोनियन सेल्वम नहीं, ठीक। तो
शर्ट का ही एग्जाम्पल बेटर रखते हैं, पीएस तो ज़्यादा महंगी चीज़ है, ठीक है। तो मान लो कि तुमने 5,000 की शर्ट देखी और घर वाले तैयार नहीं हो रहा है, तो तुम जब भी उस मॉल से, उस दुकान से गुजरोगे तो उस शर्ट की तरफ जरूर देखोगे जो डब्बी पहने खड़ा रहता है या मैनिक्विन पहने खड़ी रहती है, उसे देखोगे जरूर, ठीक। अब रोज तुम जा रहे थे मॉल, रोज जा रहे थे, अक्सर जाते थे और उसी शर्ट को देखते थे, तो एक दिन घर वालों को तरस आ गया, घर वालों ने कहा यार तू ले ले भाई, रो मत, इतना मत ललचा, ले ले, ख़त्म कर। तो तुम गए, तुमने शर्ट ले ली, पहन ली, बढ़िया लगी बहुत, फिर घर वालों ने पैसे दिए। अब जैसे ही पैसे दिए, यू ओन द शर्ट, ध्यान सुनना मेरी बात, जैसे ही पैसे दिए यू ओन द शर्ट, एज सून एज यू ओन द शर्ट द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिकम जीरो फॉर द शर्ट। जैसे ही वो तुम्हारी हुई, पोटेंशियल ग्रेडियंट जीरो हो गया। तुमने कभी रास्ते में मॉल में घूमते समय, उसके बाद तुम आधा घंटा मॉल और घूमे, तुमने कभी भी उस एनवेलप को खोल के देखने की कोशिश नहीं की, एनवेलप को, कि उसे या बैग को खोल के देखें कि अरे शर्ट मेरी कितनी अच्छी रखी, यही तो मैं चाह रहा था जीवन भर से, 4 दिन से पीछे इसके पड़ा था या 10 दिन से इसके पीछे पड़ा था, अब मिल गई। तो लेकिन तुम अब खोल के उसे नहीं देख रहे हो। फिर तुम घर गए, तुमने घर पे जाके तुरंत उसे पहन लिया और घूमने चले गए, और एक बार वो धुल गई शर्ट, तो उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट बिल्कुल ख़त्म। अब तो वो पुरानी हो गई, अब वो नई नहीं रही, उससे मोह ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट ख़त्म होता है, वैसे ही इंडक्शन भी ख़त्म हो जाता है। ये नेचुरल फिनोमिना है कि जैसे अभी तो मैं लग रहा कि IIT पता नहीं तोप चीज़ है, ये है वो है, ये है वो है। मैंने मतलब 7 IITs के ऑफ़र छोड़ दिए PhD करने के लिए, पढ़ाना शुरू किया, ठीक। तो जैसे तुम्हें IIT में तुम्हें एडमिशन हो जाएगा, फिर तुमसे लोग पूछेंगे कैसा था IIT, तुम कहो अरे नहीं बस चैतन्य सर के वीडियोस देखता था, उससे केमिस्ट्री हो गई, डेक्स्टर का फॉलो कर रहा था, शेड्यूल सर बताते तो उतना पढ़ा रहा था, हो जाता आसान, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर तुम ये कहोगे अब तुम्हें IIT जाने की कोई इच्छा नहीं, तो IIT वाला पोटेंशियल ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता है। तो X क्या करेगा, X कब तक पोटेंशियल ग्रेडियंट लगाता रहेगा, जब तक X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और क्योंकि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा है, इसलिए X हमेशा कार्बन चेन पे क्या लगाएगा, -I इफेक्ट लगाएगा, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ठीक। अब अगर कार्बन से पूछो तो क्या हुआ, कार्बन क्या कहेगा, कार्बन क्या कहेगा, कार्बन कहेगा, 2 तरीके से अपनी बात कह सकता है, मैं हर बार बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि कार्बन क्या कहेगा, कार्बन कहेगा कि X आया था दुखी होके, बहुत दुखी था, X आया और X ने हमसे मेरे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, मैं रो रो के कहेगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन ले गया X। तो ये भी कहने बात तो यही हुई है कि X आया था, इलेक्ट्रॉन खींच के ले गया सारे, तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। लेकिन कार्बन अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करता, क्या कहता, क्या कहेगा, X बहुत गरीब था, X बहुत गरीब था, वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, मैंने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए। सेम काम हुआ है, सब कुछ सेम हुआ। जैसे कोई आए तुम्हें थप्पड़ मारे तो पैसे छीन ले, तो तुम दोस्त को बताओगे, दोस्त पहले हंसेगा ना, तो तुम क्या कहोगे, अरे वो बहुत गरीब आदमी था, उसे पैसे दे दिए। ये तो नहीं कहोगे कि थप्पड़ मार के छीन लिया हमसे, नहीं तो दोस्त तो हंस के पागल हो जाएगा कि अरे तुम बेवकूफ़ हो, ये है वो है, डरपोक हो, पीट नहीं पाए, तमाम बातें करेगा। लेकिन तुमसे ये तो नहीं कहेगा कि नहीं वेरी गुड, अच्छा रहा तुम पिट गए। तो इसलिए हम दोस्तों को क्या बताते हैं कि अरे यार वो बहुत गरीब आदमी था, या पैसे हमारे गिर गए, हम ये बताएंगे, ठीक। तो कार्बन चेन क्या कहेगा, कार्बन चेन इज अप्लाइंग +I इफेक्ट ऑन X। कार्बन चेन is applying +I इफेक्ट ऑन X। तो कार्बन चेन कैसा इफेक्ट लगाती है, +I इफेक्ट लगाती है, और जो X एटम है वो कैसा इफेक्ट लगा रहा है, -I लगा रहा है। और X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें ध्यान रखनी है, कैसी है, कार्बन और हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो हम कुछ ग्रुप्स देख लेते हैं जिनका -I इफेक्ट होता है, और कुछ देख लेते हैं जिनका +I इफेक्ट होता है। किसी भी इफेक्ट का ऑर्डर I के में लिखेंगे तो वो रेफरेंस पॉइंट होगा जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन से कम और ज़्यादा देखेंगे। तो जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप, पहले यहाँ से देखना, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप उतना +I इफेक्ट ज़्यादा, जितना बड़ा, यहाँ पे 1 मिथाइल है, 1 एल्काइल, 1 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। तो जितने ज़्यादा कार्बन उतना +I इफेक्ट ज़्यादा, यानी कि मिथाइल है ये, इसे क्या लेते हैं, ये मिथाइल है। 12th वाले और पास वाले तो ये बात समझ पा रहे होंगे, ये मिथाइल है, ये 1 डिग्री एल्काइल है, ये 2 डिग्री एल्काइल है, ये 3 डिग्री एल्काइल है।
तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री मिथाइल में सबसे ज़्यादा किसका होगा? 3 डिग्री मिथाइल का होगा। फिर TDH में जो हैवियर आइसोटोप होता है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हैवियर द आइसोटोप, हैवियर विल बी, ग्रेटर विल बी द प्लस आई इफेक्ट। हैवियर द आइसोटोप, ग्रेटर विल बी प्लस आई इफेक्ट, ग्रेटर विल बी प्लस आई इफेक्ट। ठीक, अब ये न्यूट्रल स्पीशीज है। अगर CO माइनस ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, और ये हमें ऑर्डर याद चाहिए। ठीक है, याद का मतलब 1-2 बार लिखोगे तो ध्यान रहेगा तो आसानी रहेगी सवाल लगाने में। ठीक है, अभी अब मैं चैप्टर को बिल्ड करना शुरू कर दिया हम लोगों ने, अब तेजी से बिल्ड करेंगे आगे। ठीक है, तो CO माइनस पे कैसा चार्ज है? CO माइनस पे निगेटिव चार्ज है। अब O पे निगेटिव चार्ज है। कोई भी एलिमेंट अपने आप को ना तो पॉजिटिव रखना चाहता है ना निगेटिव रखना चाहता है, अपने चार्ज को सबसाइड करने की कोशिश करता है, खत्म करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है। ठीक, तो जो न्यूट्रल है और जिस पे निगेटिव है वो कौन ज़्यादा कोशिश करेगा? जो निगेटिव है उसे अपना चार्ज ज़्यादा खत्म करने का न्यूट्रल शौक है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। किससे ज़्यादा देगा? जो न्यूट्रल है। न्यूट्रल वाले से निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा, ये बात समझ में आनी चाहिए आसानी से। अब आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है आई इफेक्ट कम होता जाता है। तो आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे O माइनस में एक कार्बन के बीच का गैप और यहाँ पे O माइनस में कोई गैप नहीं है, तो यानी कि इसका और ज़्यादा प्लस आई होगा। इससे ज़्यादा लिखना हो तो तुम NH माइनस लिख सकते हो। ठीक, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है तो वो इलेक्ट्रॉन और जल्दी रिलीज करने की कोशिश करेगा। ऑक्सीजन तो थोड़ी बहुत देर होल्ड भी करेगा, नाइट्रोजन बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेगा, दे देगा कि खत्म करेगा। ठीक, तुम्हें देखो समझ में आए या ना आए, इस ऑर्डर को याद जरूर रखना, हम इतना जानते हैं ये जरूरी चीज़ है। इसे लिख लिख के 2-4 बार बिल्कुल याद रहेगा, तभी सवाल लगाने में मजा आएगा और अच्छा लगेगा। ग्रुप्स हैविंग माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, जैसे निगेटिव चार्ज वालों को इलेक्ट्रॉन देने में मजा आ रहा था, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज वालों को इलेक्ट्रॉन लेने में मजा आएगा। वो इलेक्ट्रॉन लेके अपने को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज है उनका माइनस आई ज़्यादा होगा, जिन पे भी पॉजिटिव चार्ज है उनका माइनस आई ज़्यादा होगा। तो इन पे देखो सबका ज़्यादा लिखा हुआ है। फिर अगर ऑर्डर लिखें तो NO2, CN, COH, FCl, Bri। FCl Bri तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि FCl Bri में क्या काम कर गया हमारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भाई कई जगह पे गलत लिखा है ऑर्डर, तो इसे जो मैंने लिखा है ये ठीक है, इसे इसी को ध्यान रखना है ना, क्योंकि गलत सलत याद कर लोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। ऑर्गेनिक पढ़नी है तो पूरी पढ़नी है फिर, है ना। ऑर्गेनिक तो पूरी आएगी या पूरी नहीं आएगी। कठिन बात तो है ही थोड़ी सी, अभी इनिशियली कठिन लगेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ऑर्गेनिक स्मूथ होती जाएगी, धीरे धीरे बिल्कुल मज़े में लगना शुरू हो जाएगी। ठीक, फिर COR आ गया और COH आ गया, फिर CR आ गया, COR आ गया, OR और OH आ गया, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C और फिर सिंगल बॉन्ड। अब देखो इसमें देखो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे sp2 है, लेकिन इसमें 2 कार्बन है। तो 6 कार्बन मिलके ज़्यादा खींचेंगे 2 कार्बन से, और sp यानी कि जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होता है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर द s कैरेक्टर, ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एस करेक्टर जितना ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये ऑर्डर भी ध्यान रखना हम लोगों को कि NO2 और CN में जब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है sp और यहाँ पे क्या है sp2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन को भी अगर देखोगे तो नाइट्रोजन बनाओगे तो नाइट्रोजन ऐसा बनेगा। तो नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिड है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी कैसा है sp2 हाइब्रिड है। तो नाइट्रोजन और कार्बन sp में नाइट्रोजन sp2 ज़्यादा माइनस आई लगाया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इन तीनों को जरा एलेबरेट कर लेते हैं, NF3, NR3+ और NH3+। कितने लोगों को ये ऑर्डर सही पता था? पहले तो कमेंट करके बताना कि यही लिखा था या कुछ और लिखा था। ठीक, तो पहले 2 को कंपेयर करते हैं,
NF3+ और NH3+ को कंपेयर कर लेता है। NF3+ और NH3+ को कंपेयर करोगे तो क्या होगा कि F तो लगा रहा होगा माइनस आई इफेक्ट, फ्लोरीन का तो माइनस आई इफेक्ट है, बोलो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ है, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव को क्या करेगा, या पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। जबकि NH3 में कोई ऐसी सुविधा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो ना तो प्लस आई लगा रहा था ना माइनस आई, तो हाइड्रोजन के पास कोई सुविधा नहीं है, तो इस पर डेल्टा प्लस ज़्यादा है, तो क्या होगा, माइनस आई भी ज़्यादा होगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ F। ठीक, अब NCH3 होल थ्राइस, NCH3 होल थ्राइस प्लस, इसे जरा ध्यान से देखना, नाइट्रोजन था प्लस लगाया, और CH3 को बड़ा दिखाने के लिए मैं क्या करता हूं, जब भी मेरे को बड़ा दिखाना होता है तो खोल के लिख लो CH3 को, तो CH3 का साइज काफी बड़ा दिख रहा होगा अब तुम्हें, CH3 का साइज अब तुम्हें काफी बड़ा दिख रहा होगा। बैटरी भी खत्म हो रही पेन की। ठीक, इस साइज के बड़ा होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल अगर हम इसका नापें, ये θ1 ले लें और इसका एंगल हम θ2 ले लें, तो θ1 और θ2 में कौन बड़ा होगा, इस पे कमेंट कर सकते हो। ऑब्वियसली θ2 बड़ा होगा, क्योंकि उंगलियों में अगर यहाँ पे फुटबॉल लगा ली जाए तो फुटबॉल लगाने से क्या होगा, हमें बहुत उंगली खोलनी पड़ेगी, अगर छोटी छोटी बॉल्स लगाएंगे तो उंगली कम खोलनी पड़ेगी, तो θ2 इज ग्रेटर देन θ1। और हम जानते हैं, एंड वी नो दैट as bond angle increases, the electronegativity also increases, as S character increases। तो इन दोनों में इसका ज़्यादा है, तो ध्यान रखना भाई कि Nr3+ का माइनस आई ज़्यादा होता है NH3+ का। अगर तुम्हें गलत पता हो तो उसे ठीक कर लेना, ठीक, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि गलत पता था सर, इसे हमने ठीक किया। ठीक, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करनी है हम लोगों को, राइट डाउन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन हमें करना है, करना शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन मैं लगवाता हूँ यहीं पे, साथ साथ सही रहेगा तुम्हें, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जीओसी में क्लास में करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन क्लास में ही करेंगे, ऑलमोस्ट शीट में अलग होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 300-400 क्वेश्चन हम लोग क्लास में कर लेंगे। तो OR2+ और NR3+ में NR3+ का कम होगा और OR2+ का ज़्यादा होगा माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इसमें क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। अब OR2+ और OR में OR2+ ज़्यादा होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसका क्या होता है, माइनस आई ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें भी क्या लिख देंगे रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसमें भी क्या लिख दिया रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइनाइड है, इमीन और एमीन है। साइनाइड पे अगर हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पे निकालोगे तो sp है, इस पे sp2 आ जाएगा और इस पे sp3 आ जाएगा, इस पे sp3 आ जाएगा। तो sp, sp2 और sp3 में sp का क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि s करेक्टर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। तो ग्रेटर द s करेक्टर, greater will be
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना माइनस आई भी ज़्यादा होगा। CHO और CN में तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, सिंपल तरीके से देख रहे हैं, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये हो गया। अब NH3 NHCH3 होल ट्वाइस, NH2CH3 और NCH3 होल थ्राइस में, इन दोनों में तो हम जानते हैं कि इसका ज़्यादा होगा, तो 4 इज ग्रेटर देन 1 है, ये एकदम तय बात है, 4 इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक। अब NH और CH3 हम अगर खोल के लिख भी दें इसे, अगर हम इसे खोल के लिख भी दें CH3 को, तो बीच में हाइड्रोजन आने की वजह से एंगल स्ट्रेन कम हो जाएगा और CH3 अपना प्लस आई लगाने लगेगा, जिससे कि उसका माइनस आई कम हो जाएगा। तो 2 का माइनस आई सबसे कम होगा, फिर 3 का होगा, 2 का माइनस आई कम होगा, फिर 3 का होगा। अब इसमें देखो, इसमें CH3 कैसा लगा रहा होगा, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, इसमें भी CH3 क्या लगा रहा है, प्लस आई, इसमें भी CH3 क्या लगा रहा है, प्लस आई। तो इसमें जो हमें माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखना है, हमें इसमें कैसा ऑर्डर लिखना है, माइनस आई इफेक्ट का। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखेंगे तो क्या आएगा, सबसे ज़्यादा किसका आ जाएगा, फर्स्ट वाले का, फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का। क्यों, क्योंकि प्लस आई से माइनस आई तो कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस लिख देते हैं इसका रीज़न। और अगर कोई माइनस आई वाला इफेक्ट वाला ग्रुप लगा दिया तो भी फर्स्ट वाले का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि तब डिस्टेंस माइनस आई से इलेक्ट्रॉन पुल होंगे और इसमें पुश हो रहे थे, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, रीज़न डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम लोगों ने ये 8 सवाल लगा लिया, आसानी से बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम लोगों ने बताया था कि जितने ज़्यादा एल्काइल उतना प्लस आई ज़्यादा, ये तो नोट्स में लिखा हुआ। TDH में T का ज़्यादा, हैवियर आइसोटोप है, ग्रेटर प्लस आई इफेक्ट, ठीक। अब CH3 होल थ्राइस है और इसमें CD3 है, देखो यहाँ पे CD आ गया, यहाँ पे 3 D आ गए, तो जितने D बढ़ते जाएंगे उनका CH3 का CD3 से ज़्यादा होगा, तो जितने D बढ़ते जाएंगे उतना प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। ये डिस्टेंस वाला आ गया, फिर से डिस्टेंस, अब जिसकी ज़्यादा प्लस आई लगा रहे थे, यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, तो प्लस आई ज़्यादा, तो ज़्यादा लग रहा है तो टोटल प्लस आई भी ज़्यादा होगा। और NO, और इसमें तो हम लोगों ने क्लास में लिखा था पहले कि ये ऑर्डर होगा। तो इस तरह से आई इफेक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, आई इफेक्ट हमें पूरा अच्छे से आ गया। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट बाद में करेंगे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, देखो 2 तरीके हैं ऑर्गेनिक पढ़ाने के, या तो मैं कोटा पैटर्न पढ़ाऊँ या फिर दिल्ली पैटर्न पढ़ाऊँ। तो मैं सोचता हूँ कि चैप्टर वाइज पढ़ना ज़्यादा ईजी है, बच्चों के लिए ज़्यादा ईजी रहता है। कोटा में बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है और आउटपुट कम आ पाता, भरा भरा सा लगेगा तुम्हें। मैंने कोटा में ही पढ़ाया तो मेरे को तो पता है वहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं। तुम लोग कमेंट करके बताना कि कोटा पैटर्न से ऑर्गेनिक पढ़नी है, जियो से आइसोमेरिज्म नहीं, उसके आगे की, कि कोटा पैटर्न से पढ़नी है या फिर दिल्ली पैटर्न से पढ़नी है। जो ज़्यादा वोट देगा उसके तरीके से पढ़ाऊँगा, टेंशन फ्री। मैं तो दोनों में ही इक्वली, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कैसे भी पढ़ लो। तो भाई हम लोगों ने आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर ली, आई इफेक्ट तक हम लोगों ने बात कर ली। अगली क्लास में हम लोग रेजोनेंस करेंगे, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस देखेंगे। एक क्लास रेजोनेंस में लगेगी, फिर एक क्लास लगेगी रेजोनेंस के एप्लीकेशन में, 1 या 2 क्लास। एक क्लास लगेगी एरोमेटिसिटी में, इसी तरह से एक क्लास लगेगी एम इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन में। हाइपर कॉन्जुगेशन में शायद 2 लग जाएंगी। फिर उसके बाद क्लासेस थोड़ी ज़्यादा होंगी यार, 8 क्लास में तो जीओसी नहीं खत्म कर पाऊंगा, बड़ा टॉपिक है, तसल्ली से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। जीओसी हो जाएगी, आइसोमेरिज्म के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो फिर पूरा ही करने में लेंदी है थोड़ा सा, है ना। तो 15-16 क्लास मान लो तो लगेगी। तब तक कोई दिक्कत नहीं है, सीखते रहो, धीरे धीरे हो जाएगा। मैं कंप्लीट करूँगा, तेज़ी से करूँगा, हो सकता है 10 क्लास में भी कर दूँ, ठीक है। चलो तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगली बार के लिए। तब तक तुम आराम से पढ़ते रहो और कमेंट करके बताओ कि कोटा स्टाइल या दिल्ली स्टाइल कैसे पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है या फिर रीजेंट वाइज पढ़ना है, रीजेंट टाइप पढ़ना है, ठीक है। चलो मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।